हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप सबको पता लग भी गया होगा। अगर नहीं लगा है तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी मॉडर्न फिजिक्स का एटम्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। हमारा एटम्स का सेक्शन कवर अप हो गया है। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे एटम्स की ही, और एक दो कॉमन डाउट्स जो आ रहे हैं बार बार मेरे सामने, जिन्हें बच्चे पूछ रहे हैं, हम उन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला डाउट जो आ रहा है वो ये है कि इस ग्राफ में हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कौन सा है, कैसे आइडिया लगे। देखिए, दो स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताए थे, एक तो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा और दूसरा मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। और दोनों ही इसी ग्राफ के अंदर प्रेजेंट हैं। करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा के लिए मैंने आपको एक जरूरी बात बता दी थी, और वो क्या थी कि ये डिस्क्रीट है नेचर में। अलग अलग वेवलेंथ्स आएंगी, कंफर्म आएंगी। कॉन्टिन्यूअस में स्पॉन्टेनियस है। देखिए, अब इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन को देखता हूं तो इस सेक्शन के अंदर मेरी कोई भी वेवलेंथ हो सकती है। कोई भी वेवलेंथ होने का मतलब है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकती है लगातार। मैं अलग से बना देता हूँ तुम्हें ताकि समझ में आए कि ये सेक्शन है मेरा। अब क्योंकि ये एक पूरी कवर अप लाइन है, तो यहाँ पर जो मेरी वेवलेंथ है वो किसी भी पॉइंट पर कुछ भी हो सकती है। ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं मेरी सिर्फ इस पीक की बात करूँ, ये रही है मेरी पीक, पीक लाइन। अब इस पीक से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ तो मुझे पता है वो परपेंडिकुलर लाइन मेरी कहाँ गिर रही है, λ1 पर। इट मीन्स इस पीक के ऊपर मैं कन्फर्म हूँ कि मेरी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, λ1 होगी। इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इस पीक के ऊपर फिर से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्या होगा, कंफर्मेशन अगेन आगे की मेरी क्या होगी, λ2 होगी। तो दो डिस्क्रीट, दो अलग अलग वेवलेंथ्स आ गई मेरे पास में इन दोनों पिक्स के ऊपर। इसी तरह से तीसरी पिक के ऊपर, इसी तरह से फोर्थ वन के ऊपर, शो ऑन एंड शो फोर्थ। यानी कि इन पिक्स पर आप सर्टेन हो कि आपकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग हैं, λ1, λ2, λ3, डिस्क्रीट वेवलेंथ्स हैं। इसका मतलब है ये जो पीक्स हैं आपके, ये क्या दे रहे हैं आपको, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा दे रहे हैं। ये करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा की बात करें। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है, जैसे ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर आपकी जो वेवलेंथ है यहाँ पर देखिए वो स्पॉन्टेनियस है। लगातार कोई भी वैल्यू हो सकती है इस पूरी रेंज में वेवलेंथ की। भाई यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ तो इस पूरी रेंज में वेवलेंथ की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये लगातार स्पॉन्टेनियस है। तो ये मेरा कौन सा स्पेक्ट्रा दे रही है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा दे रही है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस और अपने करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो शार्प पीक्स हैं आपकी, वो आपकी करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा देंगी, और बाकी आपका क्या देगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था एक कॉमन डाउट जो काफ़ी बार मेरे से कई बच्चों ने पूछ लिया। उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो प्लीज़ दोबारा पूछ लें, किसी और एग्जाम्पल से दोबारा देख लेंगे। ठीक है। अब चलिए हम कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है द वेवलेंथ ऑफ के अल्फ़ा। मैंने आपको बता भी रखा है वैसे कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करें तो जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें साथ के साथ समराइज़ करते रहे, ताकि आपको स्टेटमेंट बार बार ना पढ़नी पड़े। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फ़ा, तो आपको जो दे दिया वो क्या दे दिया, के अल्फ़ा दे दिया। प्रोड्यूस्ड बाई एक्सरे ट्यूब इज़, के अल्फ़ा की वेवलेंथ दे दी बल्कि। तो के अल्फ़ा की वेवलेंथ को मैं लैम्डा अल्फ़ा लिख देता हूँ, 0.76 एमस्ट्रॉन्ग दे दी। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोड मटेरियल इज, आपको क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर, यानी कि आपको जेड बताना है क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही हवा में नहीं सोल्व होते हैं, आपको पता है ये फिजिक्स के क्वेश्चंस लॉजिकल के साथ चलेंगे, बेसिक अप्रोच के साथ हम बात करेंगे। अब सबसे पहली बेसिक अप्रोच क्या है, अल्फा है, के अल्फा, यानी कि के सेल कैप्चर हो रहा है। और मैंने आपको बताया था के सेल कैप्चर होने में अल्फा कब रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाए, सेकंड से फर्स्ट में जाए, तब आपके पास में अल्फा लाइन रिलीज होती हैं। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आता है तो कौन सी होती है, बीटा। इसी तरह से शो ऑन एंड शो फोर्थ। तो मुझे पता लग गया अल्फा के लिए n2 की वैल्यू तो मेरी 2 होगी, और n1 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। मुझे एटॉमिक नंबर निकालना है, मुझे क्या दे दी है, वेवलेंथ दे दी है।
एक्सरेज के केस में जो एक लो मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे वो है मोजली लो। मोजली लो का मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे, जो क्या कहता है कि अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट स्पीड ऑफ लाइट इनटू में आर, और उसके बाद है 1/n1² माइनस 1/n2² और मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस में बी। ठीक है, किसी को ध्यान ना हो तो ये रहा, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें वेवलेंथ चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू CR 1/n1² माइनस 1/n2² जेड माइनस बी। बी की वैल्यू हमें पता है 1 है, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, वेवलेंथ दे रखी है हमें। इस फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके, सी के, यही आएगी बात। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सी बाई लैम्डा पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। तो आगे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ये बन जाएगी सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू सी इंटू में आर 1/n1² माइनस n2² जेड माइनस बी। सी से मेरा सी कट गया, 1/लैम्डा बराबर आ गया आर इंटू में 1/n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू में जेड माइनस में 1। अब मैं इसको इजीली सोल्व करके जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आप जेड इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक अप्रोक्सीमेट आएगा, या 39 आएगा या 40 आएगा, एक ही आएगा। आप देख लेना इसको सोल्व करके, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, 39 या 40 में से एक है, पर ये कन्फर्म है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अरे हाँ एक चीज़ और प्लीज़, यहाँ पर जेड माइनस, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जेड माइनस बी का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। हाँ अब ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आप देख लेना। अब मेरे ख्याल से परफेक्ट है सॉल्यूशन, अब आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आपके असाइनमेंट का था क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी दे दी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, मान लो nth स्टेट में दे दी। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इसी स्टेट में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है बोहर्स थ्योरी का यूज़ करके। देखिए एंगुलर मोमेंटम की बात आ जाए तो सबसे पहले आप बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट लगाएं, mvr बराबर है NH/2 mvr एंगुलर मोमेंटम। h की वैल्यू हमें पता है 2 हमें पता है, n मिल जाए तो काम चल जाए, NH/2। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, देखिए n निकालना है अब हमें। अब देखो एनर्जी दे दी, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6/n² इंटू में Z², यही होती है। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यहाँ आएगी, इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n² इंटू में Z²। सॉरी, जेड की वैल्यू तो 1 होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, माइनस से आपका माइनस कट गया, तो 3.4 इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 13.6/n² इंटू में 1। सोल्व कर लेंगे, n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4। सोल्व करेंगे तो आई थिंक 4 आ जाएगी। और इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो आपके पास n की वैल्यू आ गई है 2, यहाँ पुट कर दें तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटा निकाल सकते हैं, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके असाइनमेंट का ही था, एक दो बच्चों ने डाउट में भी मुझसे पूछा था ये कि अब तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड, यानी कि पहले है ग्राउंड स्टेट में, तो n1 की वैल्यू 1 दे दी। इज एक्साइटेड बाय मीन्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, अब वेवलेंथ दे दी है कितनी, 975 एंगस्ट्रॉम। हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स आर पॉसिबल इन द रिजल्टेंट स्पेक्ट्रा, आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने हैं। अब अगर देखो
क्वेश्चन अपने आप ही आंसर देते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने हैं तो ये समझते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो था n इंटू एन माइनस 1/2, यही था फॉर्मूला। अरे यही था ना, मतलब अब हमें n चाहिएगा। चलिए ज़रा n देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को रफली फॉर्मुलेट कर लेते हैं। न्यूक्लियस हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन मेरा 1 में है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर इतनी एनर्जी का फोटोन डालता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन मेरी क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जंप करके किसी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ से मुझे पता लगेगा कि उसका फाइनल एन कितना है। n1 तो 1 है ही। अगर मुझे उसका फाइनल एन पता लग जाएगा तो मैं ईजिली बता सकता हूँ कि वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ेगा, यानी कि मुझे फाइनल एन चाहिए। अब मुझे फाइनल एन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैं बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट लगा सकता हूँ क्या, कि इंसिडेंट एनर्जी बराबर होगी किसके, E1 माइनस E2 के, इसी के बराबर होगी। चलिए ज़रा आप बात कर लेते हैं इंसिडेंट एनर्जी की। इंसिडेंट एनर्जी तो मेरी किसके बराबर होगी, hc/λ के। E1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6/n²। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस आई थिंक क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस हो जाएगा। आप एक काम कर लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल ही कर लीजिए, सीधा आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज आप फिर माइनस प्लस के चक्करों में पड़ते रहेंगे। ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए। E=E2 माइनस E1, ये हो जाएगा आपके पास में hc/λ ये कितना आ जाएगा आपके पास में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई फाइनल है n का स्क्वायर। E1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला शेल क्या है आपके पास में, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप इजीली सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू, क्योंकि लैम्डा आपके पास में है, h आपको पता है, c आपको पता है। यहाँ से आपके पास में n आ जाएगा, और जहाँ तक मेरा आइडिया सोल्व करने के बाद n की वैल्यू 4 आ जाएगी मेरी। ठीक है ना, और अगर आपके पास में यहाँ से n आ गया तो आप इजीली स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये तो था आपके पास में एक पार्ट। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंगेस्ट देम, उन सबके बीच में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बतानी है। अब देखिए हमें पता है एनर्जी बराबर होती है hc/λ के। अब मेरा लैम्डा मैक्सिमम हो जाए अगर मेरी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम, तो जिस ट्रांजिशन में मेरी एनर्जी मिनिमम होगी उस ट्रांजिशन के लिए मेरा लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन मेरा फोर्थ स्टेट में है। चलिए ज़रा ट्रांजिशन देखते हैं अब एक बार। अब देखिए ये है मेरा n=4, ये मान लीजिए है n=3, ये मान लीजिए है n=2, ये मान लीजिए है n=1। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फोर्थ से सीधा 1 में आ सकता है, फोर्थ से 2 में जा सकता है, फोर्थ से कहाँ आ सकता है, 3 में आ सकता है। एक बार तो ये हो सकती है लाइंस। उसके बाद क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, अब इस 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, इस 3 से इलेक्ट्रॉन सीधा 2 में जा सकता है। इस 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, सिर्फ 2 में जा सकता है, सीधा 1 में जा सकता है और 2 में जा सकता है। ये भी होगी, ठीक है। अब आगे क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, देखिए आगे क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, आगे इलेक्ट्रॉन मेरा 2 से कहाँ जा सकता है, 1 में जा सकता है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी, मुझे इन सब की एनर्जी निकाल करके देखनी पड़ेगी। अब देखिए पहली ट्रांजिशन के केस में एनर्जी क्या आ जाएगी, E4 माइनस E1। अगली ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी मेरे पास में, अगली ट्रांजिशन के लिए एनर्जी आ जाएगी मान लीजिए आपकी E4 माइनस E2। उससे अगली ट्रांजिशन के लिए क्या आ जाएगी, E4 माइनस E3। सिमिलरली उसके बाद किसी ट्रांजिशन के लिए चाहिए तो क्या आ जाएगी, E3 माइनस E1। उसके बाद किसी ट्रांजिशन के लिए चाहिए तो E3 माइनस E2, और फाइनल किसी ट्रांजिशन के लिए चाहिए क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1। तो मेरे पास में ये सारी एनर्जीज आ जाएंगी। अब देखिए इन एनर्जीज में जो भी मिनिमम एनर्जी होगी आप उसके लिए क्या कर देंगे, ई मिनिमम के लिए निकाल देंगे hc/λ, और वो क्या आ जाएगी आपके पास में, मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम क्या आ जाएगी, hc/e मिनिमम। ये एनर्जी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, -13.6 डिवाइडेड बाई n1² -13.6 डिवाइडेड बाई n2², कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे बेटा।
अगर आप इन न्यूमेरिकल को कोई एनालाइज कर रहा है एटम्स के न्यूमेरिकल को, तो उसे ये पता लग गया होगा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल से बाहर कोई न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं। एक्सरे में अगर है तो मोजली लॉ आएगा और अदरवाइज बोहर स्पेक्ट्रा आएगा आपका। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।